Hello, my dear student of Standard 10th. Welcome to you once again. And today I am going to start chapter number 10 for Standard 10th. And the name of the chapter is India Agriculture. Okay, so हम लोग अपने country को agriculture क्या है उसके बारे में समझेंगे. Well, I am going to cover this chapter into 5 parts. It's a big chapter, not a small one. Big in the term of the explanation, big in the terms of the understanding, and big in the terms of the marking also. Okay, yes, 7 to 10 marks question can be asked from this chapter. So without any delay, let's get started. So here is your first paragraph. India's agriculture. Since ancient time, India has remained a prime economic activity of most of the people of India. So usually India में सबसे main activity लोगों की क्या है? Agriculture. Okay. Even today also, main support of the Indian economy is agriculture. If you talk about India's economy, well ये पूरा का पूरा agriculture पे ही depend करता है. Agriculture is an important resource of India. About 60% of the labor power is engaged in agriculture. Besides the supplying of the food to the people of India, raw material for the many industry comes from the agriculture. So friends, ये तो चलो ठीक है कि इंडिया मतलब बहुत अच्छा एग्रीकल्चर एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, बट 60% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर का काम ही करती है. सो उसको एक एम्प्लॉयमेंट तो देता ही है, प्लस इसके अलावा हमको खाना तो देता ही है. अपार्ट फ्रॉम इट इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से मिलता है. इमेजिन टोमेटो केचप की फैक्ट्री बिना टमाटर के तो नहीं चल सकती ना. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. एग्रीकल्चर ऑक्यूपाइज अबाउट 22% ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट. सो हमारे देश की जितनी भी इनकम होती है उसमें 22% कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का है. क्रॉप्स एंड मैनी एंड अदर फार्म प्रोडक्ट होल्ड अप अबाउट 18% ऑफ द कंट्रीब्यूशन इन एक्सपोर्ट विच अर्न्स अ ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज. सो हमारे कंट्री के लिए फॉरेन एक्सचेंज गेन करने का काम भी एग्रीकल्चर ही करता है. एंड ये जो है अप्रोक्सीमेटली 18% तक हमारा जितना भी मतलब फॉरेन कंट्री से रेवेन्यू होता है वो एग्रीकल्चर के थ्रू ही होता है. वेल मेनली हम लोग अपने बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स अरब कंट्रीज़ को सेल करते ही हैं. द इंडियन इकोनॉमी इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड दस इंडिया इज़ एन एग्रियन कंट्री. अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए इंडिया इज़ एन एग्रियन कंट्री, एक्सप्लेन या गिव रीजन, तो आपको ये पूरा पैराग्राफ शो करना है. ओके, चलो सेकंड पैराग्राफ में बढ़ते हैं. इन मोस्ट ऑफ द एरियाज इन इंडिया 2 or more क्रॉप्स एनुअली कैन बी टेकन ड्यू टू द फैक्टर्स लाइक फर्टाइल प्लेन, फेवरेबल क्लाइमेट फॉर राउंड द ईयर कल्टिवेशन, इरीगेशन स्किल, हार्ड वर्किंग फार्मर एक्सेट्रा. ओके, सो अगर हम लोग देखें ना इंडिया के बहुत सारे इलाकों में ऐसा है कि अगर फेवरेबल क्लाइमेट है, इरिगेशन की फैसिलिटी सही है, हमारे फार्मर्स भी स्किल्ड हैं, हार्ड वर्किंग है, तो अप्रोक्सीमेटली वो लोग 2 या 3 क्रॉप्स इन अ ईयर वो लोग ग्रो कर ही लेते हैं बेसिकली अगर देखने जाए तो. इवन देन द प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर इज़ नॉट सफिशेंट. ये तो हम लोग चलो देख रहे हैं, पर कहीं कहीं पे ना हमको ऐसा देखने में आया है कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो इतना नहीं हो रहा है, सफिशेंट नहीं है. द इंडियन फार्मर आर जनरली पुअर एंड अनएजुकेटेड. ऐसा हमने देखने में आया है कि इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादातर गरीब ही होते हैं एंड एजुकेशन लेवल उनका बहुत ही डाउन होता है या फिर ना के बराबर होता है, और कहीं कहीं पे तो वो अनएजुकेटेड भी होते हैं. एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन इंडिया इज़ मच लेस कंपेयर टू द वर्ल्ड ड्यू टू द रीजन लाइक इनएडिक्वेट फैसिलिटी ऑफ इरीगेशन. ओके, सो ये 1 by 1 बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो इतना ज़्यादा हो नहीं पाता है. उसका रीज़न एक तो हमारे पास प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है इन एडिक्वेट क्वान्टिटी में. ओके, इरेगुलर एंड अनसर्टेन ऑफ रेन. हमारे यहाँ पर रेन का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी आती है, कभी भी आती है, कितनी आती है और कभी तो बिल्कुल नहीं आती है. ओके, अनदर रीज़न इज़ मोर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. लार्जर फैमिलीज, तो एक ही छोटे खेतों में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, कई बार तो ऐसे भी देखने को आया है. स्मॉलर फार्म्स, तो फार्मर्स के पास जो खेत है उनके साइजेस बहुत छोटे हैं. एंड नो इंटरेस्ट इन एक्सपेरिमेंटेशन, है ना. एक्सपेरिमेंटेशन में पर कुछ बचता ही नहीं, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए कुछ स्कोप ही नहीं होगा तो कहाँ से करेंगे. ओके, एक लिमिटेड लैंड है, उस पर भी अगर एक्सपेरिमेंट करने गए और क्रॉप फेल हुआ
तो फिर उनको लेने के देने पड़ जाएंगे, उनको शायद पूरे ईयर के लिए शायद प्रॉपर ग्रेन्स या फिर वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ही ना मिले। एक्सपेरिमेंटेशन तो तभी पॉसिबल है जब हमारे पास ज़्यादा ज़मीन हो। लेस यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स। ओके, केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत कम इस्तेमाल करना। वेल मैं केमिकल फर्टिलाइजर के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन उसका एक प्रॉपर क्वांटिटी में, बैलेंस क्वांटिटी में यूज़ होना चाहिए। लेकिन हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मॉडर्न मशीनरी, साइंटिफिक अप्रोच फॉर कल्टीवेशन। नई मशीनरी, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। इवन जो साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए वो तो बिल्कुल ही ना के बराबर है। एजुकेटेड मास ऑप्टिंग अवे फ्रॉम द एग्रीकल्चर। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है कि एग्रीकल्चर में कुछ ज़्यादा पैसा है नहीं, तो वो लोग उससे शिफ्ट हो रहे हैं। सो एंड द सो कॉल लोअर स्टेटस फॉर एग्रीकल्चर इन द सोसाइटी। और दूसरी बात, एक फार्मर्स को एक लोअर कैटेगरी में देखा जाता है। ओके, तो कोई भी उस फील्ड में जाके काम करने के लिए खुश नहीं है। चलो, ये है हमारे एग्रीकल्चर के बारे में रियलिटी कि कहीं कहीं पे तो चलो ठीक है, फैसिलिटी है, पर कहीं कहीं पे ज़्यादातर हमको प्रॉब्लम्स ही देखने को मिलेगी। अब ये समझना होगा कि खेती कितने टाइप्स की होती है। ओके, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फार्मिंग, एंड हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ farming are there in India. The socio-economic condition of the people of India, administrative policy and the entire Indian economy are associated with the agriculture. Farming types of classified according to the irrigation method. तो irrigation method के हिसाब से हम लोगों ने farming types को define किया हुआ है। Farm output, इकोनॉमिक रिटर्न्स एक्सेट्रा। और अगला बेस फार्म आउटपुट के बेस पे भी रखा गया है या फिर इकोनॉमिक। सबसे पहले आता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। चलो पहले इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। देखो, सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, एक फार्मर जो होता है वो, उसके पास पहली बात तो खेत इतने ज़्यादा होता नहीं है, और वो जो क्रॉप ग्रो करता है वो बहुत लिमिटेड ही ग्रो कर पाता है। इतना ही ग्रो कर पाता है कि बस उसके घर का गुजारा चल सके, क्योंकि उसको ना फर्टिलाइजर्स की कोई समझ है, ना इंसेक्टिसाइड की कोई समझ है, और दूसरी बात तो वो इतना अफोर्ड कर भी नहीं सकता। सिर्फ वो अपने घर के लिए ही बस क्रॉप ग्रो करता है। एंड सच काइंड ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड, नाउ यू ऑल पे अटेंशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस मैनी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट implemented, yet the economic condition of Indian farmer is very weak even today. Costly seed, fertilizer and use of the insecticide are not affordable in smaller farms holding. The farm production is just sufficient for his family and it consumed it for maintenance of his family. This is called subsistence farming. So even today, Indian agriculture is considered to be the activity for life maintenance only. ओके, तो सिर्फ अपना फैमिली को मेंटेन करने के लिए ही ये लोग करते हैं, एंड इसलिए उनकी कंडीशन भी बहुत वीक है और इतना उनके पास पैसा नहीं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, खेत भी छोटे हैं। सो इस टाइप की फार्मिंग ज़्यादातर इंडिया में देखी जाती है। अब हम बात करेंगे ड्राई फार्मिंग है, इसके बाद आता है वेट फार्मिंग। सो ये दोनों को मैं साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी ड्राई फार्मिंग का मतलब क्या होता है, यूजली यहाँ पे बरसात बहुत कम होती है, एरिया बिल्कुल ड्राई रहता है, तो यहाँ पे रेनफॉल बड़ा ठीक से होती नहीं है। ऐसा मान लेते हैं कि इरिगेशन फैसिलिटी भी ना के बराबर है। तो यहाँ पर है ना, फार्मर सिर्फ साल में एक ही क्रॉप ग्रो करेगा, वो भी बारिश के मौसम में, ठीक है। एंड यहाँ पर वो क्रॉप ग्रो होंगी जिनको ग्रो करने में बहुत कम पानी लगता है। तो वो आपकी क्रॉप्स कौन सी होंगी, वो होंगी जवार, मिलेट, पल्सीज एंड ऑलेट, ठीक है। गुजरात में तो वीट और ग्राम भी ग्रो किया जाता है। और जो थर्ड कैटेगरी आती है, डेट इज कॉल्ड वेट फार्मिंग। वेट फार्मिंग मतलब यहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होती है। अगर इन केस किसी साल अगर बरसात ना भी हो तो भी ये लोग आराम से इरिगेशन फैसिलिटी के कारण अच्छे से क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पे इजीली मोर देन वन क्रॉप ग्रो करना बहुत ईजी है, क्योंकि इरिगेशन से आपको पानी का बैकअप मिलता रहता है। और यहाँ पे आप बहुत सारी ऐसी क्रॉप ग्रो कर सकते हो जिसमें बहुत ज़्यादा पानी लगता है। फॉर एग्जांपल शुगर कैन, पेडी, कॉटन, व्हीट एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। नाउ 2 and 3 आई एम रीडिंग फॉर यू, जस्ट पे अटेंशन। Now first, dry farming, where the rainfall is inadequate, irrigational facility are less there, farming is dependent only on rain, only one crop is taken through the humidity accumulated within the land. This is known as dry farming. Crops like jawar, millet, pulses which require less water are grown here. In Gujarat, wheat and gram are grown in the humid
soil after the monsoon is over. Now talking about the wet farming. Wet farming is carried out in the region of heavy rain and adequate facility of irrigation. If there is no rainfall or it is insufficient, more than one crop can be taken out with the help of irrigation, wherein paddy, sugarcane, cotton, wheat and vegetables are grown. Now talking about our next category, that is called the shifting farming, or you can say it is zoom farming, zoom agriculture. अब इसमें क्या होता है, से फॉर एग्जाम्पल देर आर सर्टेन पीपल जो ट्राइब्स होते हैं, या फिर कुछ लोग जो हिली एरियाज में रहते हैं, या फिर यू कैन से बंजारास ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान के बंजारे होते हैं, ये लोग कभी एक जगह पे नहीं रहते हैं. ये लोग अपनी मूवमेंट करते रहते हैं, अपने घर बार बार चेंजेस करते रहते हैं. सो ये लोग क्या करते हैं, जब से फॉर एग्जाम्पल कोई पहाड़ी इलाके का एग्जाम्पल लेते हैं, ये लोग पहले जाएंगे और वहाँ पे ज़मीन, मतलब वहाँ के जो पेड़ पौधे होंगे उसको काट देंगे और ज़मीन को खेती के लायक बनाएंगे. 2-3 साल तक कंटिन्यूसली वहाँ पे एग्रीकल्चर करेंगे. अब ये लोग ना फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं ना मैन्योर यूज़ करते हैं. तो 2-3 साल बाद ज़मीन अपनी क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी लूज़ करने लगती है एंड क्रॉप प्रोडक्शन डाउन होता है. अब इनका शिफ्टिंग का टाइम हो गया है, मतलब दूसरी जगह पे जाने का टाइम हो गया है. तब ये लोग वहाँ पे आग लगा के चले जाते हैं और ज़मीन को ऐसे ही छोड़ देते हैं. तो उतनी ज़मीन क्या हो गई, वेस्ट हो गई. और ये लोग अब कहीं और शिफ्ट करेंगे, वहाँ पे जाके एक लिमिटेड एरिया के जंगल काटेंगे, अगेन उस पर क्रॉप ग्रो करेंगे. 2-3 साल में जब वो ज़मीन की फर्टिलिटी लूज़ हो जाएगी तो उसको अगेन वैसे ही छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे. तो बार बार ये शिफ्ट करते रहते हैं. तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इसी को कहेंगे. ओके. एंड जुम क्या अब लॉजिक है, वेल आई डोंट नो ये वर्ड क्या है, बट इसको हम लोग जुम एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं. हियर द फॉरेस्ट आर बर्न्ट एंड क्लियर and the farming is carried out there. The farming take place 2 or 3 years. When the soil fertility is reduced, that area is abandoned and the same method is applied to start farming the other places. This is called the jhum cultivation. Cereals and vegetables are grown in this type of agriculture. The production is less in this type of agriculture. Production क्यों लेस होगा आपका? वेल द रीज़न इज सिंपल. वो लोग ना एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर, मैन्योर ऐसी किसी भी चीज़ का वो लोग इस्तेमाल करते नहीं है. सो एग्रीकल्चर ऑलवेज देयर ऑन द डाउन साइड. नाउ टॉकिंग अबाउट द प्लांटेशन एग्रीकल्चर, यहाँ पर आपको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. एंड यूजुअली आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, स्पेशल बेवरेज जैसे टी, कॉफ़ी, कोको होता है, तो ये सब भी ग्रो किया जाता है. ओके. इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की इन्वेस्टमेंट लगती है, बहुत ज़्यादा स्किलफुल लेबर होना चाहिए एंड फर्टिलाइजर होना चाहिए, और आपकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो सबसे बेस्ट होनी चाहिए. ओके. सो दिस ऑल आर कवर अंडर द प्लांटेशन एग्रीकल्चर. सो यू ऑल ऑफ यू पे अटेंशन ओवर हियर. दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर वेयर द रबर, टी, कॉफ़ी, कोकोआई, बट आपको कोको प्रोनाउंस करना है. कोको, कोकोनट, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स, आंवला, मैरोब्लेन, ये आई थिंक उसका कुछ साइंटिफिक नाम होगा, लेमन, खारेक, खालेला, ड्राइड डेट्स एक्सेट्रा आर रियर्ड विद अ ग्रेट केयर. ग्रेट केयर मीन्स उसको बहुत ध्यान से हमको ग्रो करना पड़ता है. थोड़ा सा भी कुछ इधर से उधर हो गया तो डेट मीन्स ये क्रॉप चौपट हो जाएगी. इट इज़ नेसेसरी डेट देयर शुड बी मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट. ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है. स्किल, टेक्निकल नॉलेज, मशीनरी, फर्टिलाइजर, प्रोडक्शन ऑन ऑल साइड्स, एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी. टॉकिंग अबाउट और लास्ट कैटेगरी, डेट इज कॉल्ड इंटेंसिव फार्मिंग. इसको हम लोग कमर्शियल फार्मिंग भी कहेंगे क्योंकि यहाँ पे कैश क्रॉप ग्रो किया जाता है. कैश क्रॉप यहाँ पर जो फार्मर है उसको पूरा नॉलेज है, वो केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड सब यूज़ करता है, और यहाँ पर वो उसका बस मेन एम जो होता है वो पैसे कमाना होता है. एंड इस टाइप के इरिगेशन को हम लोग कमर्शियल फार्मिंग, डेट मीन्स इंटेंसिव फार्मिंग कहेंगे. सो ऑल ऑफ यू पे अटेंशन. Intensive farming is a mechanized way of farming through utilization of increased irrigation, use of the chemical fertilizer, insecticide and the other mechanical equipments. Cash crop grow more in this type of farming. The per hectare production has increased very much here, and the area sown under these crops has increased. As more importance is given to economic return in this type of farming, इट इज़ नोन एज अ कमर्शियल फार्मिंग. आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. अब हम लोग चलते हैं हमारे फार्मिंग मेथड में. फार्मिंग मेथड हमें हमारे यहाँ पर यूजुअली ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग एंड मिक्स्ड फार्मिंग, ये 3 टाइप की फार्मिंग देखने को मिलती है.
आर सम ऑफ द करंट मेथड ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। ऑर्गेनिक फार्मिंग डेट मीन्स आपको समझ में आ गया होगा कि सब कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें इसमें यूज होती हैं एंड इस टाइप की जो फार्मिंग होती है वो सबसे बढ़िया मानी जाती है। सस्टेनेबल फार्मिंग भी आता है एंड लास्ट में मिक्स फार्मिंग भी आता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। सो पहले हम लोग रीड कर लेते हैं, बाद में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। द रेट एट विच द केमिकल फर्टिलाइजर एंड द इंसेक्टिसाइड आर यूज्ड, the destructive effect of this chemical is also felt. Due to the presence of this chemical and insecticide in grains, vegetables and fruits is also affected adversely the hygiene of the people. More damage is caused to environment. The productive capacity and the fertility of the land has reduced, due to which the crop production of the land and its quality were reduced over a long time. अगर हम लोग बात करें आजकल हमारे फार्मर्स क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो इससे मतलब ठीक है क्रॉप तो ग्रो हो जाती है, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा यूज़ करने से इसके डिस्ट्रक्टिव साइड भी हमको फेस करने पड़ रहे हैं, जो मतलब नेगेटिव साइड्स होते हैं। वेल यहाँ पर हम लोग जो फिर खाना कंज्यूम करते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं ये केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स आ जाते हैं जो अल्टीमेटली हमारी हेल्थ को ही डिस्टर्ब करते हैं, जिसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट होता है हमारी हेल्थ पे। एंड यही चीज़ें फिर जब एनवायरनमेंट में आती है तो एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूट करती हैं समहाउ। इनका ज़्यादा इस्तेमाल सॉइल की फर्टिलिटी कम करता है एंड लॉन्ग रन में क्वालिटी तो फिर सॉइल की डाउन हो जाती है एंड फिर आगे खेत कुछ करने के लायक बचता ही नहीं है। द ऑर्गेनिक फार्मिंग इन दैट मेथड ऑफ फार्मिंग इन विच द यूरिया एंड द अदर केमिकल फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड वेर नॉट यूज्ड। बहुत अच्छे से इन लोगों ने लाइन लिखी हुई है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हम उसे ही कहेंगे जहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स का और ये यूरिया और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल ना के बराबर हो। तो ये सब नहीं डालेंगे तो हम क्या डालेंगे? वेल हम लोग क्या डालेंगे? फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द काउ डंग, अर्थवर्म फर्टिलाइजर, कॉम्पोजिट फर्टिलाइजर एक्सेट्रा आर यूज, यानी इन सब का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा कहीं कहीं पे काउ यूरिन, ठीक है, गाय का जो पेशाब होता है, एंड नीम सॉल्वेंट, तो जो नीम के सॉल्वेंट होते हैं वो हम लोग मिलाते हैं। बटर मिल्क जिसको हम लोग छाछ कहते हैं, आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप। द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आर फुल ऑफ न्यूट्रिशन, यानी इनके अंदर भी वही न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती है। दे कंटेन द नेचुरल टेस्ट, स्वीटनेस एंड फ्रेगनेंस। इनके अंदर का जो टेस्ट होता है वो भी नॉर्मल ही होता है और ये फ्रूट ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं। देयर वेर मिनरल्स, विटामिन एंड लाइफ एनर्जाइजिंग एलिमेंट इन दिस क्रॉप। सो सारे प्रॉपर विटामिन मिनरल्स होते ही हैं अपार्ट फ्रॉम अगर हम लोग कंपेयर करें केमिकल फर्टिलाइजर से तो ये ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। नाउअडेज ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट्स आर मोर इन डिमांड, है ना, लोग ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं एंड सो द फार्मर ऑल्सो गेट गुड रिटर्न। अगर आप लोग कहीं पे मार्केट में जा रहे हो, आपने देखा 45 रुपीज़ किलोग्राम एप्पल्स मिल रहे हैं, बाजू में एक और कैटेगरी होगी 55 रुपीज़ किलोग्राम और उसमें लिखा होगा नीचे ऑर्गेनिक एप्पल्स। तो एज अ कंज्यूमर आप लोग क्या करोगे? भले 10 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है पर एटलीस्ट इसमें केमिकल नहीं है, ये एसोर्टी तो है एंड इस टाइप की फार्मिंग ज़्यादा आजकल डिमांड में है, प्रचलन में। ओके, नाउ सस्टेनेबल फार्मिंग क्या होता है? इन ऑर्डर टू सी दैट द सॉइल फर्टिलिटी इज रिटेन फॉर अ लॉन्गर टाइम, care is taken for crop rotation. Use of chemical fertilizer only when necessary. Use of the biotic control for insect and harvest and water conservation. सॉइल लंबे टाइम तक एग्रीकल्चर के लिए अच्छी रहे तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? बार बार क्रॉप्स को बदलते रहेंगे, एक ही क्रॉप बार बार रिपीट नहीं करेंगे जैसे जूम फार्मिंग में हो रहा था। ओके, and now we are going to see the mixed farming. Now when here the cattle rearing, poultry, sericulture and fishery etc are also carried out simultaneously along with the farming. So farming के साथ साथ यहाँ पर हम लोग साथ में पशुपालन करते हैं, पोल्ट्री करते हैं, सेरिकल्चर करते हैं, फिशिंग भी करते हैं। तो इस टाइप की फार्मिंग को हम लोग मिक्स फार्मिंग कहेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो सीजन के वाइज होती है एंड देर आर 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज आर देयर, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड ज़ैद क्रॉप। सी दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट डिफरेंस यू कैन सी इन योर लाइफ। 3 चीज़ों में कंपेयर किया गया है। इन एग्जाम दे कैन आस्क 5 मार्क्स, ये पूरा पूछ सकते हैं एंड एनी 2 कॉम्बिनेशन, ये 2 या ये 2 या फिर कॉर्नर वाले 2, दे कैन आस्क एनीवन।
ओके। नाउ खरीफ क्रॉप बीच में मानसून लिखा है, तो सिंपल सी बात है, मानसून सीजन में होता है। नाउ द फर्स्ट पॉइंट, क्रॉप विच इज टेकन ड्यूरिंग द रेनी सीजन इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप। वेरी सिंपल। अच्छा, अब आपका मानसून सीजन कौन से मंथ में होता है? टाइम ऑफ दिस क्रॉप्स इज फ्रॉम जून जुलाई टू अक्टूबर नवंबर। सो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर तक ये चलता है। सो ये खरीफ क्रॉप्स का टाइम है। अच्छा, थर्ड पॉइंट में आपको क्या बताना है? ओनली पेडी मेज ज्वार मिलेट कॉटन टेल ग्राउंडनट मूंग एंड मट आर द खरीफ क्रॉप। नाउ सेम रबी क्रॉप मीन्स विंटर क्रॉप। क्रॉप विच आर टेकन ड्यूरिंग द विंटर आर कॉल्ड द रबी क्रॉप। तो जो विंटर सीजन में जो क्रॉप ली जाती है डेट इज कॉल्ड द रबी क्रॉप। या ये जो क्रॉप्स हैं वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च और टिल अप्रैल तक ये जाता है। वीट ग्राम बार्ली मस्टर्ड लिनसीड एंड रबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल है। जैद क्रॉप मीन्स जो आपके गर्मियों के मौसम में होते हैं, जो समर सीजन में होते हैं। क्रॉप विच ग्रोन इन ड्यूरिंग द समर आर कॉल्ड द जैद क्रॉप। टाइम ऑफ दिस क्रॉप्स इज मार्च अप्रैल मई जून। ओके, सो दिस आर द 4 months. Paddy, maize, groundnut, till, millet, fruits like watermelon, cucumber, muskmelon, etc. are the jade crops. So friends, in our next session, we are going to discuss about the major crops of the India. And ये जो इंडिया के अंदर बहुत सारा जोग्राफिकल वेरिएशंस हैं, क्लाइमेट अलग अलग है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल अलग है, तो ये बहुत सारी अलग अलग टाइप की क्रॉप्स हैं जो हम लोग एक टेबल से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। एंड बिलीव मी गाइस, ऑल द 5 पार्ट्स आर गोइंग टू बी वेरी क्रूशल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग कोई और नहीं अपने देश के बारे में ही जान रहे हैं। ओके, सो टिल देन यू गाइस आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय एवरीवन।